नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी की एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समकालीन विश्व राजनीति की जो हमारी एनसीईआरटी है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके 8वें चैप्टर की। दोस्तों समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी क्लास 12th की राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी से रिलेटेड 7 चैप्टर अब तक अच्छे तरह से डिस्कस किए जा चुके हैं। दोस्तों सातों चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल पर विजिट करके वे सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों अब तक लगभग इस बुक से रिलेटेड 15 वीडियोस बनाए जा चुके हैं और सभी वीडियोस दोस्तों अपने आप में बेहतरीन हैं और सभी वीडियो जो अपने चैप्टर को उसमें डिस्कस करते हैं वे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए गए हैं और एक नया स्टाइल जो कि ट्रेडिशन को करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ने का एक जो इजाद किया गया है वह नया स्टाइल भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी के 8वें चैप्टर की। आइए देख लेते हैं 8वें चैप्टर का नाम क्या है। दोस्तों इस एनसीईआरटी के 8वें चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो आइए बिना देर किए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक एक करके मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू चैप्टर का दे दूं जिससे आपको समझ में आए कि इस पूरे वीडियो के अंदर आपको कौन कौन सी चीजों से जो है आपका पाला पड़ने वाला है और वे चीजें कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व की बात करेंगे और साथ ही 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर क्यों पकड़ा इसकी भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत इस टर्म के बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे और साथ ही संसाधनों की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स रिसोर्सेस को लेकर किस तरह से प्रभावित होती है इसकी भी बातचीत हम विस्तार से इस चर्चा में करेंगे। साथ ही दोस्तों समकालीन विश्व राजनीति के अंदर जो कि हाशिए पर खड़े लोग हैं मूलवासी जिसको बोलते हैं इंडिजिनस पीपल उनके भी सरोकारों की चर्चा विस्तार से करेंगे। दोस्तों पर्यावरण से जुड़ी हाल की बहसों में भारत ने कौन सा पक्ष लिया, आखिर भारत का पर्यावरण के संदर्भ में विश्व में क्या पक्ष है, क्या स्टैंड है, इसको भी जानने की भरपूर हम कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहले ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जा रही है। तो दोस्तों आइए एक एक करके देख लेते हैं कि विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जा रही है। दोस्तों मौजूदा समय में उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है, साथ ही मत्स्य भंडार जो है वह भी घट रहा है और जलाशयों में प्रदूषण जो है दोस्तों बढ़ रहा है। इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है और जलाशयों की जलराशि में तेजी से कमी हुई है। साथ ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मानव विकास रिपोर्ट जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है उस रिपोर्ट के 2016 की रिपोर्ट में और 2017 की रिपोर्ट के अंदर संसाधनों या स्वच्छ जल के बारे में क्या कहा गया इसकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों जो यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2016 में आई उसके अनुसार कहा गया कि विकासशील देशों की लगभग 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं है। साथियों वही 2019 की रिपोर्ट जब आई मानव विकास रिपोर्ट तो उसके अंदर कहा गया कि लगभग विकासशील देशों में लगभग 2.2 अरब लोगों को स्वच्छ जल की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो निर्धारित किए गए हैं उन गोल्स में से जो 6वां गोल है उसका नाम है दोस्तों सभी के लिए जल और स्वच्छता। ये यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि लगभग 17 जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा सस्टेनेबिलिटी के लिए। उसी में से जो 6वां गोल है वह सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता भी है। तो दोस्तों ऐसे में जब विकासशील देशों के अंदर इतने भारी मात्रा में जनता को स्वच्छ जल अवेलेबल नहीं है ऐसे में एक चिंता का कारण जरूर बनता है। दोस्तों बात हम करेंगे कि जो जल की अनुपलब्धता है इसकी वजह से लगभग 30 लाख से भी ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं।
साथ ही दोस्तों प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित करने में मदद करते हैं। इनसे जलचक्र की संतुलित जो है बने रहने में मदद मिलती है और इन्हीं वनों से धरती की जैव विविधता जो है, हमारी जो बायोडायवर्सिटी है, उसका भंडार जो है भरा रहता है। धरती की बायोडायवर्सिटी रिच रहती है हमारी प्राकृतिक वनों से। लेकिन दोस्तों ऐसे में वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित भी हो रहे हैं तथा इस कारण से पर्यावरणों का जो विध्वंस है उसके कारण जैव प्रजातियों के लिए जो है इस मामले में दिक्कत देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों जो वन होते हैं वो पर्यायवास या आश्रय प्रजातियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो जब वनों की कटाई होगी तो पर्यायवासों में कमी आएगी और उन प्रजातियों की जनसंख्या में भी कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यह हमारे जो है वनों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही जो है नुकसानदायक है। दोस्तों आइए आगे सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खांसी आ गई बीच में, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। दोस्तों ये जो 1972 का क्लब ऑफ रोम और लिमिट्स टू ग्रोथ जो ये डाटा, जो ये आंकड़ा एक आपको याद रखना है, बहुत अच्छा फैक्ट है जो कि एग्जाम्स के अंदर हमेशा पूछा जाता है। तो जो लिमिट्स टू ग्रोथ बुक प्रकाशित हुई उसके अंदर ये चिंता जताई गई कि दुनिया की जो बढ़ती जनसंख्या है उसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का विनाश जो है, विनाश का एक अंदेशा प्रकट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यूनेप जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसने इस क्षेत्र में क्या कदम उठाए। दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके यूनेप सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को इन्होंने बढ़ावा दिया। दोस्तों इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से दोस्तों पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन जाता है। आप देख रहे हैं कि 1972 के अंदर जो क्लब ऑफ रोम है उसने लिमिट्स टू ग्रोथ जब पुस्तक प्रकाशित की तो इसमें विशेष एक चिंता जाहिर की गई कि जो हमारी बढ़ती आबादी है वह कहीं न कहीं हमारे संसाधनों पर एक बोझ की तरह काम करेगी। दोस्तों आगे 1992 में यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रीकृत एक सम्मेलन होता है ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में। दोस्तों इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1992 में यूएन का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन होता है। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन में क्या क्या होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि रियो डी जेनेरिया जो है वो ब्राजील का एक शहर है। वहां पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। दोस्तों इस सम्मेलन के अंदर जो है 170 देश और हजारों जो स्वयंसेवी संगठन है और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भी हिस्सा लिया। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन के अंदर एक ठोस रूप मिलता है। दोस्तों इस सम्मेलन से तकरीबन 5 साल पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक बर्टलैंड रिपोर्ट छपती है और बर्टलैंड रिपोर्ट के अंदर चिताया जाता है कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी कि जो आज हमारा आर्थिक विकास है, जो अंधाधुंध आर्थिक विकास कर रहे हैं, वह आगे चलकर किसी भी तरह से सस्टेनेबल नहीं रह जाएगा। ये 1987 के अंदर जो है आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक बर्टलैंड रिपोर्ट छपती है, उसके अंदर ये चेतावनी दी जाती है। दोस्तों विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन के अंदर ये बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी कि उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रियो की समिट में ये बात सामने आई कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों, और जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो आप अगर आप मैप देखेंगे
तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर लगभग लगभग विकसित देश पाए जाते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जैसे अफ्रीका हुआ आपका, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हुआ आपका, भारत हुआ, और साउथ ईस्ट एशियन नेशन हुए, ऑस्ट्रेलिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया को तो आप ये मान सकते हैं कि वो थोड़ा सा ठीक ठाक उसकी मतलब कंडीशन है, अच्छे देशों में कंसीडर किया जाता है। लेकिन हाँ, दक्षिणी गोलार्ध के देशों में जो है और उत्तरी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण के मुद्दे पर उनके एजेंडे में एक रूपता नहीं है, वे अलग अलग एजेंडों पर बात करते हैं। आइए देखते हैं आगे ये लोग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देश किस तरह के जो है एजेंडों में अपने अपने एजेंडे लेकर के किस तरह से विचारों से बटे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध के देशों की, तो उत्तरी गोलार्ध के देशों की जो मुख्य चिंता है, यानी कि विकसित देशों की जो मुख्य चिंता है, वह है ओजोन परत की छेद जो उसमें क्षरण हो रहा है, तथा वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको लेकर के उत्तरी गोलार्ध यानी कि विकसित देशों की चिंता है। तो उत्तरी गोलार्ध के देशों की चिंता क्या है? ओजोन परत का छिद्र और वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। अब वहीं दक्षिणी गोलार्ध के जो विकसित और अविकसित और विकासशील देश है, उनकी चिंता के अंदर आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ये लोग ज्यादा पैरोकारी करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको उत्तरी गोलार्ध के देश और दक्षिणी गोलार्ध के देश पर्यावरण के इस मुद्दे पर किस तरह से बटे हुए हैं, ये चीज आपको समझ आई होगी। आगे दोस्तों रियो सम्मेलन के अंदर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ नियम और प्रोटोकॉल तय किए गए रियो समिट में। तो रियो डी जेनेरिया में यह सम्मेलन हुआ था, तो आपको याद रखना है कि इसको हम रियो समिट भी बोल देते हैं। दोस्तों रियो समिट के अंदर एक टर्म आता है एजेंडा 21। दोस्तों एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए। तो दोस्तों एजेंडा 21 जो है ये पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित है। कभी मैं जब आपको पर्यावरण जब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपको अभी पर्यावरण भी अच्छे से विस्तार से पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो है अच्छे से एजेंडा 21 की चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि रियो समिट जो 1992 में हुआ रियो डी जेनेरिया में, जो कि ब्राजील का एक शहर है, उसके अंदर एजेंडा 21 भी एक निकल कर सामने आया, जिसके अंदर विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए थे। दोस्तों सम्मेलन में रियो सम्मेलन के अंदर जो है टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने पर सहमति बनी थी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रियो सम्मेलन के अंदर सहमति बनी थी। और रियो सम्मेलन में दोस्तों इस बात पर भी सहमति बनी कि आर्थिक विकास का जो तरीका है वह ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास भी इसको बोल देते हैं, अगर इसके जो है परिभाषा की हम चर्चा करें, तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास जब आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो आपको बताना है कि जो हमारे पास पृथ्वी के संसाधन या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका इस तरह से उपयोग करना कि वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए भी उपयोग हेतु संसाधनों को बचाया जा सके। तो इस तरह से सहूलियत के साथ उपयोग करना। तो दोस्तों रियो समिट के अंदर क्या हुआ वह आपको समझ आया होगा कि रियो सम्मेलन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देने के पर एक वैश्विक सहमति बनती है। दोस्तों आइए अब पर्यावरण की कुछ वैश्विक राजनीति के विवादित मुद्दों पर नजर डालते हैं कि आखिर पर्यावरण के लिए जो है वैश्विक राजनीति के अंदर जो कुछ विवादित बातें हैं वे क्या हैं। दोस्तों ये जो इसी कड़ी में हम बात करेंगे साझी संपदा की, यानी कि विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा किस तरह से की जाए, यह भी एक बहुत ही विवादित मुद्दा है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि साझी संपदा जो है उसको वो होती क्या है। दोस्तों साझी संपदा जो है उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। तो आई होप आपको साझी संपदा समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर हम सामान्य से उदाहरण लें साझी संपदा का, तो आप समझेंगे कि जैसे संयुक्त परिवार है, जो यूनाइटेड फैमिली है, उसका चूल्हा जो होता है वह साझी संपदा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। साथ ही चरागाह, जिसमें पशु जो है जैसे किसी गांव में चरागाह है तो उसमें सारे पशु चरते हैं, तो वो साझी संपदा है, उसमें किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। साथ ही मैदान को आप मान सकते हैं जो कि प्लेन्स होते हैं जिसमें हम खेल कूद करते हैं, कुआं मान सकते हैं आप, नदी मान सकते हैं, ये सब साझी संपदा के बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों
इसी तरह से विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। प्रबंधन इनका दोस्तों साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानव की साझी विरासत भी कहा जाता है। अब दोस्तों जो ऐसे संसाधन जो किसी देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आते हैं, उनका उदाहरण अगर देखें तो दोस्तों जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, वह किसी एक देश का तो है नहीं, ये एक साझी संपदा हो गई। अब जैसे अंटार्कटिका जो हमारा महाद्वीप है, वह भी तो साझी संपदा घोषित किया गया है। इसको आगे कुछ संधियों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है हमारा, उसको साझी संपदा क्यों कहा जाता है और उसको किस बात के लिए समर्पित किया गया है। और दोस्तों समुद्री सतह जो है वह भी हमारी साझी संपदा का उदाहरण है, और जो बाहरी अंतरिक्ष है वह भी साझी संपदा का एक उदाहरण है, जिसमें समस्त देश जो है, सारे देश मिलकर अपने उपग्रहों को छोड़ते हैं, जो कि उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग कायम करना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। फिर भी दोस्तों इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए, कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हुए, इनकी चर्चा आइए हम आगे कर लेते हैं। दोस्तों साझी संपदा को बचाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, उनमें पहला प्रयास हम देखने की कोशिश करेंगे अंटार्कटिका संधि की। दोस्तों अंटार्कटिका संधि को, ये एकमात्र ऐसी संधि है जो पूरे महाद्वीप को ही नियंत्रित करती है। दोस्तों इस संधि को वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के अंदर 1 दिसंबर 1959 को अपनाया गया। इस संधि में दोस्तों अंटार्कटिका को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने और इसे एक असैन्यीकृत क्षेत्र बनाने के लिए सहमति किया गया। यानी कि दोस्तों इस संधि के अंदर जो अंटार्कटिका संधि हुई 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन डीसी में, उसके अंदर कहा गया कि अंटार्कटिका जो हमारा महाद्वीप है, उस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर के इस महाद्वीप के अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान और इसको उसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करेंगे और इसको एक असैन्यीकृत क्षेत्र बनाएंगे, यानी कि सैनिक इस्तेमाल के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा अंटार्कटिका का। और दोस्तों आगे कहा गया कि अंटार्कटिका को एक असैन्य क्षेत्र बनाएंगे, और इसके दोस्तों यह संधि 1961 में पूरी तरह से लागू हुई और भारत 1983 में अंटार्कटिका संधि का सदस्य बनता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने अंटार्कटिका संधि समझ ली, और अंटार्कटिका को किन कार्यों के लिए दुनिया में इसको एक संरक्षित किया गया, उस पर भी हमने चर्चा किया। अब अगली जो संधि है वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में इस पर बातचीत की गई। तो आइए देख लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या। दोस्तों जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, उनके उत्पादन पर रोक लगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। दोस्तों 16 सितंबर को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया और भारत द्वारा जून 1992 में इस पर हस्ताक्षर किया गया। तो आपको याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भारत ने जून 1992 में हस्ताक्षर किया, इसका पक्षकार बना। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की एकमात्र वाहिद एक संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे पृथ्वी पर प्रत्येक देश और यूनाइटेड नेशन के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में आया, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए था। यह एकमात्र ऐसी संधि है यूएन की जिसे पृथ्वी पर प्रत्येक देश एवं सभी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने इसका अनुमोदन किया। तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में इतना याद रखना है। दोस्तों अगला है हमारा अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल। दोस्तों इस प्रोटोकॉल को हम मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। दोस्तों मैड्रिड स्पेन में है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों 4 जनवरी 1991 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया और 14 जनवरी 1998 को यह संधि लागू हुई। दोस्तों अंटार्कटिका के लिए पर्यावरण संरक्षण पर यह एक महत्वपूर्ण जो है प्रोटोकॉल है। मैड्रिड प्रोटोकॉल भी इसको बोल देते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर दोस्तों अंटार्कटिका को एक प्राकृतिक रिजर्व, शांति और विज्ञान के लिए समर्पित किया गया। ये भी संधि जो अंटार्कटिका की पर्यावरणीय प्रोटोकॉल संधि है, यह संधि भी अंटार्कटिका संधि जो 1959 में हुई, उसी बात को दोहराती है। तो दोस्तों आई होप जो है आपको
अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल 1991 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों अब बात करेंगे एक और नए टर्म की, और ये हमारा टर्म है दोस्तों वन प्रांतर, पावन वन प्रांतर। तो आइए देखते हैं कि पावन वन प्रांतर जो है वे क्या होते हैं। दोस्तों पावन वन प्रांतर की बात करें तो जो पावन वन प्रांतर होते हैं उसकी आइए थोड़ी सी चर्चा विस्तार से करते हैं। दोस्तों सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घटा है, उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता भी घटी है। राजकीय स्वामित्व वाली वन भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव एवं उपभोग का एक उत्तम जो है उदाहरण पेश करती है। दोस्तों जो वन प्रांतर होते हैं उनका संरक्षण जो है साझे तौर पर किया जाता है और पावन वन प्रांतर साझी संपदा के रखरखाव और उपभोग के एक उत्तम उदाहरण पेश होते हैं। पावन वन प्रांतर दोस्तों एक निश्चित वनों का क्षेत्र होता है जिसको सामुदायिक तौर पर संरक्षित किया जाता है। उन वनों को जो है हरे पौधों को नहीं काटा जाता, उनकी लकड़ियों को तब इस्तेमाल किया जाता है जब वे सूख कर जमीन पर गिर जाती हैं, और इन्हें धार्मिक रूप से इनमें लगाव देखने को मिलता है। दोस्तों दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में जो वन प्रांतरों के अंदर प्रबंधन जो है वह दक्षिण भारत में ग्रामीण समुदाय ही करता रहा है सदियों से। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत के जो वन प्रांतर हैं उसका जो प्रबंधन है वह कौन करता है? ग्रामीण समुदाय। ये सदियों से एक परंपरा के तौर पर चली आ रही है। दोस्तों इस पावन वन प्रांतरों के देशव्यापी फैलाव का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि देश भर की भाषाओं के अंदर इनको अलग अलग शब्दों से नाम दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि विभिन्न राज्यों में वन प्रांतरों के लिए एक अलग अलग नाम का प्रयोग किया जाता है। तो वे वन प्रांतरों को जो विभिन्न राज्यों में नाम दिए गए हैं वे कौन कौन से हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारे पावन वन प्रांतर होते हैं उनको राजस्थान में वहां की भाषा के अंदर बोला जाता है वानी, केकड़ी और ओरान। झारखंड में इसको स्थानीय रूप से जहेरा, थान और सरना बोल देते हैं। साथ ही दोस्तों मेघालय के अंदर इसको हम लिंगदोह बोल देते हैं मेघालय में, और उत्तराखंड में वन प्रांतरों को थान या देवभूमि बोला जाता है। दोस्तों वन प्रांतरों को केरल में काव बोल देते हैं, और महाराष्ट्र के अंदर देवर हतीश, सॉरी ये प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गलती हो गई, देवर हतीश, ये महाराष्ट्र के अंदर बोला जाता है वन प्रांतरों को। तो दोस्तों ये रही हमारे पावन वन प्रांतरों की बातचीत, और आइए अब हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक पर। दोस्तों ये जो पॉइंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भारत के लोग हैं और भारत के लोगों को एग्जाम के अंदर भारत के बारे में ही लिखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि पर्यावरण के मसले पर भारत का आखिर पक्ष क्या रहा है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। हड़प्पा संस्कृति पर्यावरण से ओतप्रोत थी, तो वैदिक संस्कृति ने पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पर्याय पेश किया। भारतीय मनीषियों ने दोस्तों संपूर्ण प्रकृति को ही देवता का स्वरूप माना। ऊर्जा के स्रोत सूर्य को भी हम देवता मानते हैं। भारतीय संस्कृति में जल को भी हम देवता मानते हैं। सरिताओं जिसमें नदी और झरने, उनको जीवनदायिनी हम कहते हैं। इसीलिए प्राचीन संस्कृतियां सरिताओं के किनारे उपजी और पनपी। भारतीय संस्कृति में केला, पीपल, तुलसी, बरगद, आम आदि पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। मध्यकालीन और मुगलकालीन भारत में भी पर्यावरण प्रेम बना रहा। अंग्रेजों ने भारत में अपने आर्थिक लाभ के कारण पर्यावरण को नष्ट करने का कार्य प्रारंभ किया। विनाशकारी दोहन नीति के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन भारतीय पर्यावरण में ब्रिटिश काल में ही देखने को मिलने लगा था। स्वतंत्र भारत के अंदर बात करें तो लोगों में पश्चिमी प्रभाव, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप तृष्णा यानी कि एक भूख पैदा हो गई, जिसने देश में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म दिया। दोस्तों भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 आप लोग याद रखना। दोस्तों भारत, चीन और अन्य जो विकासशील देश हैं उनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट भी प्रदान की गई, क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खासा योगदान नहीं था।
औद्योगिकीकरण के दौर को मौजूदा तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि जो अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन को भी बड़ी ही जल्दी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। दोस्तों औद्योगिकीकरण की बात करें तो औद्योगिकीकरण जो है वो पश्चिम के देशों में बहुत ही जल्दी प्रारंभ हुआ और दक्षिण के जो गोलार्ध के देश हैं उनमें औद्योगिकीकरण जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही बाद में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन जब उनके यहाँ पश्चिमी देशों के यहाँ जल्दी प्रारंभ होता है तो उन्होंने दोस्तों कार्बन को भारी मात्रा में उत्सर्जित करके पर्यावरण की जो वायुमंडल है उसमें लगभग काफी ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर दिया। क्योंकि हम लोग जो भारत या दक्षिण के देश हैं उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन देर से शुरू किया तो इसलिए उनको औद्योगिकीकरण के दौर का जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन है उनके लिए उनको जिम्मेदार नहीं माना जाता। दोस्तों इस संबंध में भारत का अपना विचार है कि उत्सर्जन दर कम करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो विकसित देशों की है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके यहाँ जल्दी शुरू हुआ और एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन उन्होंने किया। दोस्तों अगर बात करेंगे कि भारत ने पर्यावरण की चिंता को अपनी नीतियों के अंदर किस तरह से समाहित किया और भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में या कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस तरह के कदम उठाए उसको भी हम देखेंगे। शुरू से अभी तक भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए। दोस्तों भारत में 2030 तक कार्बन का उत्सर्जन जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत में 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा 2030 तक। दोस्तों सन 2000 तक भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वह 0.9 जो है टन था। तो आपको याद रखना है यहां पर कि जो सन 2000 तक भारत का जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर था वह था 0.9 टन और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर लगभग 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। दोस्तों जो भारत सरकार है उसने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में योगदान दिया है। तो आइए थोड़ी सी देख लेते हैं कि आखिर भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में वैश्विक प्रयासों में योगदान क्या दिया है। दोस्तों 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लाया जिसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल को लेकर पहलकदमी की गई। साथ ही 2003 के अंदर जो उन्होंने एक 2003 के अंदर नहीं, हम कह सकते हैं कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी उन्होंने जो है लागू किया जिसमें जो वाहन है उनके स्वच्छतर ईंधन के इस्तेमाल को उन्होंने अनिवार्य बना दिया। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंदर जो ईंधन है स्वच्छ ईंधनों का इस्तेमाल जो है वाहनों के अंदर किया जाने पर जोर दिया, स्वच्छ ईंधन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखना है। और दोस्तों साथ ही जो है 2003 में जब इन्होंने बिजली अधिनियम पारित किया भारत ने, उसमें उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा दो तरह की होती है, एक ऐसी ऊर्जा जिसको हम कोयला वगैरह और की ऊर्जा बोलते हैं जो कि संसाधन जो है सीमित है, वे खत्म हो जाएंगे। और एक होता है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा जिनका अपार भंडार इस दुनिया में उपलब्ध है पृथ्वी पर, उसका उपयोग हम कर सकते हैं लंबे समय तक। नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर दोस्तों हम जो है ये अपना जल विद्युत और जो है सौर ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर आता है। तो इसका इस्तेमाल जो है बिजली अधिनियम 2003 के अंदर करने की बात की गई। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का भी निर्माण जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर किया और जिसमें सौर ऊर्जा के भारी मात्रा में दोहन की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय जो है दोस्तों वह जो है गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ये चीज आप याद रखना, कहीं कहीं एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को जो है जिन दो देशों ने मिलकर पहल किया था वह भारत और जो है फ्रांस है। उस समय फ्रांस के जब ये 2015-16 की बात है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जब बना उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रांसवा ओलांद और भारत के प्रधानमंत्री आप जानते ही हैं
मोदी जी थे, तो उन्होंने मिल करके सौर ऊर्जा के दोहन के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण किया था। साथ ही दोस्तों भारत ने अपने वाहनों के अंदर ईंधन की कैटेगरी जो BS4 थी, भारत स्टेज, बी का मतलब भारत, एस का मतलब स्टेज, तो BS4 कैटेगरी के ईंधनों का इस्तेमाल अपनी गाड़ियों के अंदर भारत करता था, जो कि डायरेक्ट स्विच करके BS6 में आ गया और ज्यादा स्वच्छ ईंधनों के इस्तेमाल की बात भारत करने लगा। BS4 से डायरेक्ट BS6 आया, BS5 को छोड़ दिया। साथ ही दोस्तों भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि 2070 तक उसे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है, और नेट जीरो का लक्ष्य भारत द्वारा रखा गया। तो याद रखने कि भारत द्वारा 2070 तक स्वयं को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कर्ता के रूप में शामिल करना है, उसका एक लक्ष्य है। और उसको 2030 तक भारत का ये प्रण है, लक्ष्य है कि अपनी संपूर्ण ऊर्जा जरूरतों का लगभग 50% जो है वह गैर जीवाश्म ईंधनों से पूरा करना है। तो ये दोनों लक्ष्यों को आपको याद रखना है, आपकी किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूं कि भारत द्वारा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, और 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 50% गैर जीवाश्म ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का भी लक्ष्य भारत ने रखा है। दोस्तों हाल के अगर प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को भी अपनाने के लिए भारत ने जोर दिया है। भारत का रुझान जो है दोस्तों प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर जो आधारित टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने की तरफ भी भारत का रुझान देखने को मिलता है। दोस्तों इससे पता चलता है कि भारत जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत ने दोस्तों 2 अक्टूबर 2016 को जो पेरिस जलवायु समझौता था जो 2015 में हुआ था पेरिस में, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर भी भारत ने जो है हस्ताक्षर कर दिया है, कब 2 अक्टूबर 2016 को। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो रियो डी जेनेरिया में 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसको भारत ने 1997 में पुनरावलोकन किया। पुनरावलोकन को इंग्लिश में बोलते हैं रिव्यू। तो अर्थ समिट का रिव्यू भारत ने 1997 में किया, और जो अर्थ समिट के रिव्यू से निष्कर्ष निकल कर आया वह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। अर्थ समिट दोस्तों हो चुका 1992 में, और 1997 में जब भारत ने इसका रिव्यू किया तो भारत को समझ आया कि अभी तक वित्तीय संसाधनों को प्रोवाइड कराने का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का जो कार्य था वह अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों भारत यह मानता है कि जो विकसित देश हैं उनको विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराया जाना चाहिए। इसके लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए ताकि विकासशील देश यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। और दोस्तों भारत का यह भी मानना है कि जो दक्षेश यानी कि सार्क यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए और पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाए ताकि इस क्षेत्र की आवाज को पर्यावरण के संबंध में बुलंद की जाए। दोस्तों अभी हमने बहुत ही विस्तार से जो है इसकी बातचीत की कि भारत का आखिर पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के मसलों पर क्या पक्ष रहा, भारत का स्टैंड क्या है, तो उसकी हमने बातचीत अच्छे से की। अब आइए दोस्तों एक नए जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। यह टॉपिक है दोस्तों संसाधनों की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आइए देखते हैं कि संसाधनों की भू राजनीति क्या है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं संसाधनों की भू राजनीति की, यानी कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज की। दोस्तों किसे, क्या, कब, कहां और कैसे हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति जो है इन्हीं सवालों पर जूझती रहती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी रही है। संसाधनों से जुड़ी जियोपॉलिटिक्स को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। इस सोच के मूल में था दोस्तों विदेशी संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में उनकी दक्षता। दोस्तों समुद्री नौवहन स्वयं जो है इमारती लकड़ियों पर आधारित था।
इसीलिए जहाज की शतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति अगर आप 17वीं सदी के अंदर देखेंगे, उसके बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के लिए प्राथमिकता का विषय रही थी। क्या? इमारती लकड़ियां। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह से उजागर हुआ है। ये आप सबने देखा है। पूरे शीत युद्ध के दौरान दोस्तों, पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम जो है वे उठाए हैं। तो आइए, जो उत्तरी गोलार्ध वाले विकसित देश हैं, उन्होंने संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए क्या किस तरह से कदम उठाए, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने इसके अंतर्गत जो संसाधन दोहन के इलाके थे, उसमें समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द अपनी सेना की तैनाती की है और महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण भी किया है। संसाधनों के उत्पादक देशों में अपनी मनपसंद सरकारों की बहाली भी इन्होंने कराई है। बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं, उनको भी ये समय समय पर समर्थन देते हैं। दोस्तों, वैश्विक राजनीति के अंदर जो तेल है वह लगातार एक महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। आप जानते हैं कि आज भी तेल का खेल किस तरह से विश्व राजनीति के अंदर, जियोपॉलिटिक्स के अंदर चलता है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी की, तो 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वह तेल पर ही निर्भर रही है। दोस्तों, तेल के साथ जो है विपुल संपदा का जो है होने के कारण इन्होंने इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष भी दुनिया में देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों, विश्व राजनीति के अंदर एक और महत्वपूर्ण संसाधन तेल की ही तरह है, जिसका नाम है पानी। दोस्तों, पानी एक ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन है कि उसको लेकर भी जो है राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि पानी किस तरह से महत्वपूर्ण है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। दोस्तों, पानी जो है वह आप जानते हैं कि विश्व के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां साफ पानी की बिल्कुल कमी हो रही है। इस कारण से संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर मतभेद पैदा होंगे और 21वीं सदी में यही मतभेद फसाद की जड़ भी बनेंगे। दोस्तों, जल जैसे इस जीवनदायी संसाधन को लेकर के जो है हिंसक संघर्ष होने की भी संभावना बनी हुई है और इसी को इंगित करने के लिए, इसी जो हिंसक संघर्ष है उसको इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के विद्वानों ने जल युद्ध वाटर वॉर जो शब्द है, जल युद्ध शब्द है, उसको इसीलिए विश्व के कुछ विद्वानों ने, विश्व के राजनीति के जानकार विद्वानों ने इसीलिए गढ़ा है कि जल युद्ध बहुत ही जल्द देखने को हमें मिलेगा। दोस्तों, अगर उदाहरण के रूप में देखें तो हम 1950 और 60 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच जो संघर्ष हुआ उसको देख सकते हैं। इनमें से दोस्तों प्रत्येक देशों ने उस समय यारमुक नदी से पानी का बहाव अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की थी उस समय में, इसलिए जो है 60 और 50 के दशक में इन देशों के बीच संघर्ष देखने को मिला। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच आप देखते हैं कि सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी किस तरह से तनातनी रहती है, जिसमें सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के मध्यस्थता में 1960 के अंदर हुआ, वह भी आप देखते हैं। दोस्तों, भारत और चीन का जो विवाद है कहीं ना कहीं आज आपको राजनीतिक और भू सीमा से जुड़ा हुआ लग सकता है, लेकिन इसके भी केंद्र में और इसके मूल में अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेस का दोहन भी आपको समझ में आएगा कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप जानते हैं कि जो तिब्बत का पठार है वहां से भारत की जो 12मासी नदियां हैं उनका पानी निकलता है, और कुछ मान लीजिए कि जैसे ब्रह्मपुत्र का मान सकते हैं कि मानसरोवर से निकलता है, तो वो सब तो हिस्सा जो है दोस्तों ये चीन के अंदर ही आता है। तो इस कारण भी जो रिसोर्सेस हैं उसको लेकर भी जो है क्या बोलते हैं, बहुत से देशों के बीच पूरी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के भी जो है आगे तनातनी जो है बनी रहेगी और आने वाले समय में युद्ध संसाधनों पर कब्जे के लिए ही लड़े जाएंगे। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो आई होप आपको जो ये नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित जैसे पानी और तेल का जो मुद्दा है वह समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं बिल्कुल नए जो है टॉपिक की, जिसका नाम है मूल निवासी और उनके अधिकार, यानी कि इंडिजिनस पीपल्स एंड उनके राइट्स को लेकर के। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या है।
दोस्तों मूल निवासी और उनके अधिकारों की बात करें तो मूल निवासियों का जो सवाल है वह पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने 1992 में एक शुरुआती परिभाषा मूल निवासियों की दी है और इसने कहा है कि इन्हें मूल निवासी ऐसे लोगों को वंशज बताया जाता है, जो मूल निवासियों को ऐसे लोगों का वंशज बताया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति और जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को यानी कि मूल निवासियों को बंधक बना लिया। तो आपको याद रखना है कि जो यूनाइटेड नेशन ने 1982 के अंदर एक परिभाषा दी, उसमें यही कहा गया कि मूल निवासी ऐसे व्यक्तियों को कहा जाएगा जो कि उनके वंशज, ऐसे लोगों के वंशज जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, उन्हीं को मूल निवासी कहा जाएगा। दोस्तों किसी देश के मूल निवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने में ज्यादा अपनी परंपरा और सांस्कृतिक रीति रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढांचे पर जीवन यापन करना जो है वे पसंद करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो मूल वासी होते हैं, इंडिजिनस पीपल होते हैं, वह जो वर्तमान देश है उसके संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने के बजाय वे अपनी परंपरा और सांस्कृतिक जो रीति रिवाज थे और जो उनका सामाजिक आर्थिक ढांचा था उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना पसंद करते हैं। दोस्तों जो विश्व राजनीति के अंदर मूल निवासियों की आवाज की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा हासिल करने के लिए उठाया है। मूल निवासियों के निवास स्थान की बात करेंगे तो मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में मूल निवासी पाए जाते हैं। जहां इन्हें भारत के अंदर दोस्तों इन्हें आदिवासी कहा जाता है मूल निवासियों को, ये आपको याद रखना है। इनको हम एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो है बोल देते हैं मूल निवासियों को। दोस्तों मूल निवासी जो है ये सरकारों को ऐसी मांग करते हैं सरकारों से कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने वाला समुदाय जो है वह माना जाए। दोस्तों भारत में जो मूल निवासी हैं आपको बता ही दिया मैंने कि एसटी उनको बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स या आदिवासी शब्द जो है मूल निवासियों को के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मूल निवासी एक लंबे समय तक जो है देश में रहा करते थे और उनका जो पहला जो बाहरी लोगों से संपर्क था वह ब्रिटिश काल में इनका सामना होता है बाहरी लोगों से। उस समय बड़े पैमाने पर इनको विस्थापित होना पड़ता है क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया पर कब्जा करते हैं तो उनका इंटरेक्शन जो है वह आदिवासियों से भी होता है। और दोस्तों बाहरी लोगों को आदिवासी एक विशेष शब्द से संबोधित करते हैं, आपको याद रखना है कि उनको दिकू बोलते हैं। आप याद रखना कि आदिवासी बाहरी लोगों के लिए जो शब्द यूज करते हैं वह दिकू है। तो बिरसा मुंडा ने एक स्टेटमेंट दिया था मुंडा विद्रोह के दौरान कि दिकुओं के खून से धरती ऐसे रंगेंगे कि जैसे लाल झंडा। तो ये स्टेटमेंट बिरसा मुंडा का है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ऐसे ही मैंने बता दिया, तो इसको आपको याद रखना है। दोस्तों हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से जो है भारत में इनको संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन देश के विकास का जो है इनको विशेष कोई फायदा नहीं मिलता है एसटी वर्ग को। दोस्तों 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूल निवासियों के नेताओं के बीच जो है संपर्क बढ़ता है और इससे इनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल जो है मिलती है। 1975 में दोस्तों एक जो है काउंसिल बनती है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो आपको याद रखना है कि 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ, जिसके अंदर संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदात्री परिषद का दर्जा दिया गया था। तो जो ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल परिषद थी उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले जो है परामर्शदात्री परिषद का ही दर्जा प्राप्त था। दोस्तों जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रीजनल इंडियन इंडिजिनस पीपल है उसके गठन के बाद जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर आदिवासियों के सरोकारों से संबंधित 10 अन्य जो संगठन है उनकी भी बात की गई, उनको भी स्वयंसेवी संगठनों का दर्जा जो है दिया गया और उसके बाद से मूल निवासियों के लिए या आदिवासियों के लिए जो है उनके अधिकारों की बात पूरी दुनिया में उठाई जाने लगी। दोस्तों यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है हमारा, लेकिन अगला चैप्टर जो है दोस्तों वैश्वीकरण जो है उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। वह चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अध्याय से भी उसका एक संबंध ये है कि अगले अध्याय में जो वैश्वीकरण का अध्याय है उसमें वैश्वीकरण के विरोध में जो चल रहे आंदोलन है उनकी चर्चा की गई है और उनमें
अनेक आंदोलनों के अंदर मूल निवासियों के अधिकारों पर जो है जोर दिया गया है। तो आप याद रखना कि अगला चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगला चैप्टर समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी की पुस्तक का जो है अंतिम चैप्टर होगा। तो आप लोग अंतिम चैप्टर को, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर को जो है उसको मिस ना करें बिल्कुल भी। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, 48 मिनट का वीडियो जो है बनना भी अपने आप में कई बार बोरिंग हो जाता है, लेकिन दोस्तों यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था और पूरी जानकारी को एक वीडियो के अंदर समझाना ही बहुत ज्यादा श्रेयस्कर था, इसलिए मैंने अपना बेहतरीन प्रयास इसके अंदर किया। तो आई होप आपको अच्छे तरह से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की का जो महत्व है वैश्विक राजनीति के अंदर वो समझ आया होगा। और दोस्तों मैं लगातार इस तरह के इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लेकर आता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते आपके लिए कुछ जो है करंट अफेयर्स के वीडियोस लाए जाएं, क्योंकि दोस्तों मैं करंट अफेयर्स के जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना उन्हीं को डिस्कस करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि फालतू के टॉपिक्स डिस्कस करके आपके लिए एक डायलेमा क्रिएट करूं कि हाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है करंट के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों मैं आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारा भंडार क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको सिलेक्टेड मटेरियल्स मिले जो आपके जो सक्सेस का पाथ है उसको बहुत ज्यादा आसान बनाए। तो दोस्तों अब यहीं पर इस चैप्टर को एंड करना पड़ेगा और इस बातचीत को, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। और तब तक जो है आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष में लगे रहिए और हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुखातिब होंगे एक नए चैप्टर के साथ। और अगला वीडियो का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वह समकालीन विश्व राजनीति का आखिरी चैप्टर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, अगला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।